नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कनाडा और भारत के संबंध इतने खराब कभी नहीं रहे जितने आज हैं, और इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार जिसको ठहराया जा सकता है तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। वो जिस स्तर पर ले गए हैं भारत और कनाडा के संबंध, वहाँ से नई सरकार, अगले साल चुनाव होने वाले हैं कनाडा में, और ये माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की विदाई होने वाली है। लेकिन जाते जाते वो दोनों देशों के संबंध इतने खराब करके जा रहे हैं, फिर से उस पुराने स्तर पर लाने में नई सरकार के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। दुनिया के इतिहास में जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से अब तक ये पहली घटना है जब किसी देश ने दूसरे देश के 47 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया हो अपने देश से। भारत 47 डिप्लोमेट्स को कनाडा के निकाल चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है। क्यों बुला लिया है? कनाडा ने एक इंटरनल रिपोर्ट में ये कहा, और उनकी सरकार के प्रवक्ता की ओर से भी कहा गया कि भारत के जो हाई कमिश्नर है कनाडा में, वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। जो जांच चल रही है निज्जर की हत्या की, उसके बारे में, उसकी जांच के संबंध में, कि उन पर भी शक है, इसका मतलब ये है। तो भारत ने कहा कि हमारे हाई कमिश्नर की और इसके अलावा कई डिप्लोमेट्स की सुरक्षा खतरे में है। कनाडा का ये बयान इस बात को जाहिर करता है कि वो हमारे डिप्लोमेट्स को सुरक्षा देने में अक्षम है, नाकाम है। तो भारत ने बुला लिया। बदले में कनाडा ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को निकाला। लेकिन ये सिलसिला जो है यहीं रुका नहीं। यहीं तक रुक जाता तो भी गनीमत थी। अब नई जो घटना हुई है, कनाडा के डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने अपने देश की जो स्टैंडिंग कमेटी है पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी की, उसमें डेविड मॉरिसन उनका नाम है, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कनाडा में जो आतंकवादियों की किलिंग हुई है, उनकी हत्या हुई है, वो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुई है। इसका उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये कोई नई बात भी नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री अपनी संसद में खड़े होकर झूठा आरोप लगा सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि निज्जर की हत्या, उसके अलावा जो खालिस्तानी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उनमें भारतीय एजेंट्स का हाथ है और उनके पास प्रमाण है। तब से 1 साल से ज़्यादा हो गया भारत उनसे प्रमाण मांग रहा है, आज तक दे नहीं पाए। आखिर में अपनी ही संसद की एक कमेटी के सामने उनको स्वीकार करना पड़ा, उनकी सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा कि जो आरोप लगाया है भारत पर, उसके पक्ष में हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो दूसरा खेल शुरू हुआ, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बदनाम करने की कोशिश। अमेरिका के एक अखबार को, बड़े अखबार को, वॉशिंगटन पोस्ट को एक झूठी खबर लीक की गई, और ये कनाडा ने अब स्वीकार कर लिया है कि ये खबर उसके सरकारी अधिकारियों ने लीक की। तो इस तरह से भारत के विरोध में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और लगातार इस तरह की कोशिश कनाडा की ओर से बढ़ती जा रही है। तो शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा हाई कमीशन के प्रतिनिधि को बुलाया और एक नोट दिया उनको, जिसमें भारत ने इस पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है, नाराज़गी जाहिर की है कि इस तरह की एब्सर्ड और बेसलेस बातें जो हैं कनाडा की ओर से कही जा रही हैं, जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं, और इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। तो इससे आप समझ लीजिए कि भारत सरकार इस मामले को लेकर कितनी संवेदनशील और कितनी सख्त है। अब कनाडा ने, जब तक मामला अधिकारियों का था, जब तक अनाम लोगों का था, तब तक तो फिर भी गनीमत थी। नए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री पर इस तरह का आरोप लगाना जिसका आपके पास कोई आधार नहीं हो, इसका मतलब है कनाडा तुला हुआ है भारत से संबंध बिगाड़ने पर। कनाडा तुला हुआ है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बदनाम करने की उसकी जो रणनीति है। और इतने तक ही नहीं रुका, उसने साइबर थ्रेट परसेप्शन जो उसकी सरकार ने असेसमेंट किया है, उसमें जिन देशों को खतरा माना है उनमें चीन, ईरान, रूस, नॉर्थ कोरिया और भारत। जिस भारत से कनाडा के इतने लंबे समय से इतने अच्छे संबंध रहे हैं।
तो भारत सरकार को अब जो भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा और जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। उनकी सुरक्षा पर निगरानी भारत सरकार जो भी गतिविधि वहाँ हो रही है उस पर नज़र रखे हुए है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो कर रही है उसकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि आज के भारत के साथ इस तरह का पंगा ले। इसका मतलब उनके पीछे और भी शक्तियां हैं और बड़े स्पष्ट रूप से वही शक्तियां हैं जो जिनके बारे में फाइव आइज़ का जिक्र जो है जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वहाँ से हमको क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली थी। उस क्रेडिबल इंटेलिजेंस में क्या था, उसका आधार क्या था, आज तक वो बता नहीं पाए। और ये फाइव आइज़ जो हैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, उसमें 5 देश हैं जिनकी सरकारें आपस में इंटेलिजेंस इनपुट जो है उनका एक्सचेंज करती हैं। जो गोपनीय सूचनाएं हैं, गुप्तचर सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान करती हैं। तो ये सरकारें आपस में सूचना का आदान प्रदान करती हैं जिनके आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, लेकिन उसके बाद वो कोई सबूत दे नहीं पाए। उसके बाद इस मामले में जो चुप्पी है इन देशों की सरकारों की, वो ये बताती है कि कहीं न कहीं अगर उनका सीधा सीधा संबंध नहीं तो परोक्ष रूप से उनका समर्थन कनाडा की सरकार को है। तो ये सब क्यों हो रहा है, सवाल इस बात का है। बड़ा सीधा सा मामला है कि भारत की बढ़ती ताकत से बहुत से देशों को चिंता है, अमेरिका और यूरोप के। वो जिस तरह का संतुलन चाहते हैं उस तरह का संतुलन बिठा नहीं पा रहे हैं। वो चीन के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए भारत की मदद करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि भारत इतना ताकतवर ना हो जाए कि उनके लिए चुनौती बन जाए। और अब उनको लग रहा है कि भारत की ताकत जिस तरह से दुनिया में बढ़ रही है, और ख़ास तौर से अभी रूस के कज़ान में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ उसमें जितने देशों की भागीदारी हुई, इसके बावजूद कि अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, उस माहौल में जब रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और यूरोप, ऐसे समय में जब रूस की इकॉनमी को तोड़ने का, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और यूरोप, ऐसे में भारत की मदद से रूस और मजबूत हो रहा है। भारत ने सैंक्शंस के बावजूद जिस तरह से रूस से तेल खरीदा, कच्चा तेल खरीदा और यूरोप के देशों को भी सप्लाई किया, उस पर यूरोप के देश कुछ नहीं बोले, मना नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो तेल नहीं लेते भारत से, जो रूस से कच्चा तेल खरीद कर भारत की कंपनियां रिफाइन करके उसको साफ़ करके बेच रही थी यूरोप के देशों को, तो वहाँ हाहाकार मच जाता, महंगाई का ऐसा तांडव होता कि वहाँ कोई सरकार बचती नहीं। तो इसलिए जब ऐसा मामला आया तो चुप रहे। अब भारत पर नज़र है अमेरिका और यूरोप के देशों की। कज़ान में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है और ब्रिक्स का जिस तरह से विस्तार हो रहा है और जिस तरह की सहमति बन रही है, उसके अलावा एक और बड़ी घटना हो गई है और वो है भारत चीन का जो सीमा विवाद था उस पर जो प्रगति हुई है। जिस तरह से लद्दाख के मुद्दे को भारत और चीन ने हल किया है, 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने पर सहमति हो गई और बहाल होने भी लगी है। केवल 2 फ्रिक्शन पॉइंट थे, डेमचौक और डेप्सांग, वहाँ भी सहमति बन गई। अब ये अमेरिका और यूरोप के लिए 7वें आश्चर्य जैसा है। ये हो कैसे गया, किस तरह से हुआ? वो जानना चाहते हैं कि किन ताकतों का इसमें पीछे से हाथ है। क्या रूस इसमें है, कोई और देश है पीछे इसके? लेकिन जो भी है, भारत और चीन में इतना बड़ा समझौता हो जाना, इतनी बड़ी प्रगति दोनों देशों के संबंधों में हो जाना, ये न तो अमेरिका को रास आ रहा है और न ही यूरोप को। उनको लग रहा है कि उनके लिए खतरा और बढ़ गया है। अगर चीन और भारत दोनों एक साथ बढ़ते हैं आगे, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सैनिक साजो सामान की दृष्टि से, तो इसके लिए जो है अमेरिका और यूरोप अपने लिए इसको खतरा मानते हैं। और ऐसा हो रहा है, ऐसा इसको रोकने का कोई उपाय उनके पास नहीं है। तो उनकी समस्या ये है। तो कनाडा एक मोहरा है जिसके जरिए अमेरिका और यूरोप चाल चल रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत जिस दिन चाहेगा कनाडा जैसे मोहरे को पीट देगा।
कनाडा की कोई हैसियत नहीं है भारत को चुनौती देने की। जब अमेरिका खुली चुनौती देने से कतरा रहा है, अमेरिका दाएं बाएं से कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ दोस्ती का दम भरता है, एक तरफ सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है, दोनों देशों के आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध सुधारने की बात करता है, आगे बढ़ाने की बात करता है, दूसरी तरफ भारत विरोधी ताकतों का समर्थन भी करता है। तो ये अमेरिका की ये जो ड्यूअल पॉलिसी है, ये दोहरा रवैया जो है, वो धीरे धीरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। ब्रिक्स का जो विस्तार हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका की इस नीति से लगातार दूसरे देश परेशान होते जा रहे हैं और वो सैंक्शंस का जिस तरह से इस्तेमाल करता है हथियार के रूप में, उससे भी दुनिया भर में नाराज़गी है। अमेरिका सैंक्शंस का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है, विश्व समुदाय के हित के लिए, विश्व शांति के लिए नहीं करता है। और अमेरिका की दूसरी जो पॉलिसी है, जो उसका सबसे बड़ा हथियार है सैंक्शंस के बाद, वो है रिजीम चेंज का। उसको लेकर भी दुनिया भर में अमेरिका के प्रति नाराज़गी का भाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश है। एक डेमोक्रेटिक सरकार का जिस तरह से तख्ता पलट करवाया है अमेरिका ने, उससे दुनिया में कोई खुश नहीं। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, वो अलग बात है। आप देखिए कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया बांग्लादेश पर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है। जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के और पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान दीपावली के दिन आया। इससे बड़ा झटका लगा है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ, क्रिश्चियंस और दूसरी माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है और इसको रोकने में या इसके खिलाफ खड़े होने में अमेरिकी प्रशासन नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि वो न केवल बांग्लादेश में बल्कि दुनिया भर में और अमेरिका में जो भारतीय हिंदू हैं उनके हितों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सरकार काम करेगी अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि अब बड़ी स्वाभाविक बात है, चुनाव के समय ऐसा बयान आएगा तो कहा ही जाएगा कि वो जो अमेरिका में भारतीय मूल के लोग हैं उनके वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए उनके वोट के लिए भी कर रहे हैं। अपने देश में तो ऐसे नेता हैं जो हिंदू वोटों के लिए भी ऐसा बोलने को तैयार नहीं है। जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है वो बात भारतीय विपक्ष के नेता बोलने को तैयार नहीं है, हिंदू का नाम लेने को तैयार नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सोच और दुनिया में जो कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में, उसको समझने की कोशिश कीजिए। भारत का विपक्ष किस तरह से उन ताकतों के साथ खड़ा नज़र आ रहा है जो भारत विरोधी हैं, जो भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है। तो कनाडा का जो ये रुख है, ये लगातार भारत को परेशान करने की ये कोशिश है। और भारत के दूतावास में जो लोग अभी भी हैं कनाडा में, वो उन लोगों को बताया गया है कैनेडियन ऑफिशियल्स की ओर से कि उनको निगरानी में रखा जा रहा है, उनका फ़ोन सुना जा रहा है। भारत ने कहा ये सीधा सीधा हैरेसमेंट है जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके खिलाफ है। लेकिन कनाडा को मालूम है कि उसके सिर पर किसका हाथ है, इसलिए कनाडा इतना बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा है। तो आने वाले समय में चुनाव है 5 तारीख को, 6 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा अमेरिका का। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जो भी जीतता है, उसको ये तय करना पड़ेगा कि भविष्य में भारत के साथ उसके कैसे संबंध होंगे। भारत की नीति को लेकर उसको स्पष्टता दिखानी होगी। ये जो दोहरा मापदंड है ये अब चलने वाला नहीं है। स्पष्ट रूप से बताइए कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, उसके हिसाब से भारत फिर फैसला करेगा। अमेरिका अभी दोनों तरफ खेलना चाहता है, एक किसी मुद्दे पर साथ हो जाता है, दूसरे पर खिलाफ हो जाता है। जहां भारत की ताकत बढ़ने का मुद्दा होता है, ऐसे प्रश्न होते हैं, उन मुद्दों पर अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा नजर आता है। जहां उसको चीन को रोकना होता है या अपने किसी और विरोधी को रोकना होता है, वहां वो भारत के साथ खड़ा हो जाता है। तो ये जो दोहरी नीति है अमेरिका की, ये लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। जो भी नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसको तय करना पड़ेगा कि किस रास्ते पर चलना है।
और भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका चाहे जितनी कोशिश कर ले वो टूटने वाली नहीं है। ये टाइम टेस्टेड दोस्ती है, संकट के समय साथ देने वाली दोस्ती है। हर संकट के समय भारत के रूस ने हमारा साथ दिया है और आज रूस पर संकट है तो भारत रूस के साथ खड़ा है। तो यहाँ कोई दुविधा नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। इसलिए अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही है। भारत का रूस के साथ खड़ा होना ये अमेरिका के गले के नीचे नहीं उतर रहा है और इसमें कोई बदलाव आने वाला है, अमेरिका के किसी दबाव में भारत अपनी ये नीति बदलने वाला है, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो आने वाले समय में आप मान कर चलिए कि कनाडा की हालत वही होने वाली है जो आज पाकिस्तान की हो गई है। भारत विरोध करते करते पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है, इससे सबक लेने को कनाडा शायद तैयार नहीं है। उसकी जो नई सरकार आएगी उसके रुख में कोई बदलाव आएगा कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो अपने देश का हित देखेगी तो उसको अपनी नीति में बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो दोनों देशों में, पहले अमेरिका में उसके बाद कनाडा में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत झुकने वाला नहीं है, दबने वाला नहीं है। ये पूरी दुनिया में ये संदेश बहुत साफ है कि भारत में ऐसा नेतृत्व है जो किसी भी दबाव में नहीं आता, जो सिर्फ और सिर्फ अपना देश हित देखता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।